जी हाँ बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया रियल पेपर, तो रियल पेपर 110% यही है और आप लोगों का ये पूरा कंफर्म हो चुका है। और अब आप लोगों के पास रियल पेपर तो आ चुका है, लेकिन इसकी सॉल्यूशन की प्रॉब्लम अभी भी समाप्त नहीं हुई है। पर भैया किस लिए है, अब आप लोगों के जो है इस वीडियो से आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा हिंदी का सेट ए का। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके सिटी में कौन सा सेट है। मतलब सेट ए ही रहेगा ज़्यादातर सिटीज़ में, बस क्वेश्चन बदल देते हैं वो थोड़े से, जैसे सेट ए और सेट बी में थोड़े से ऑब्जेक्टिव बदल देते हैं, बाकी प्रॉब्लम नहीं रहती। हाँ, तो आगे वीडियो बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूँ एक टारगेट कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो लाता हूँ, सॉल्यूशन बनाता हूँ, तो आप लोगों को करवाने 43,000 सब्सक्राइबर। तो बस थोड़े से ही सब्सक्राइबर चाहिए 43,000 में, तो जल्दी से जल्दी कर दो आप लोग सब्सक्राइब। और एक एक बंदा भी करेगा तो थोड़ी देर में 43,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। चलिए अब अपन लोग अपने रियल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले 6 नंबर के आप लोगों के सवाल आएंगे, तो सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो कबीर ने कुम्हार को किससे प्रतीक किया है, तो ईश्वर से। एंड पिता के देहांत में प्रेमचंद की आयु कितनी थी, 11 वर्ष। फिर है अंगार उगलना, तो कठोर वचन बोलना हो जाएगा। फिर है उत्तेजना का मूल कारण है विभव। फिर खुदाई के समय गहराई गर्म, मतलब खुदाई के समय कुएं में, खुदाई के समय जो कुएं में काम करते हैं लोग, उनके ऊपर से क्या फेंका जाता है समय समय पे जिससे गर्मी न लगे, तो रेत फेंकी जाती है। आ वाला लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोगों को देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का रेत हो जाएगा, विभव हो जाएगा, कठोर तथा 11 वर्ष और ईश्वर का, और छठवें वाले का हो जाएगा आप लोगों का। छठवां वाला क्वेश्चन है कि पत्रिका जो लोकतंत्र है का कौन सा स्तंभ माना जाता है, वो चौथा स्तंभ माना जाता है। ओके चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कवि दुष्यंत कुमार ने वृक्ष के साये को छांव समझने की बात कही है। शूटिंग के समय घर का जो पड़ोसी था वो कौन था, वो धोबी था। फिर शब्द युग के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार के 2 भाव, श्लेष और ककु, वो होते हैं वाक्योक्ति। वाक्योक्ति अलंकार का आता है, ये भेद होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया AIR, जिसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं, और AIR की शुरुआत हुई थी आप लोगों की 1936 में। एंड लता मंगेशकर जी के आप लोगों के गायक जो थी लता मंगेशकर, उनके पिता का नाम, वो किसकी पुत्री थी, तो वो थी दीनानाथ जी की पुत्री थी वो। ओके, आप लोगों का आंसर यहाँ पर हो गया दीनानाथ। एंड फिर आते हैं निम्नलिखित में से सत्य सत्य करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपके आंसर कितने रहे। ये छाव, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और टारगेट जो मैंने दिया है 43,000 सब्सक्राइबर्स का, वो टारगेट नहीं भूलना है, और 43,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाने हैं। ओके, अब आते हैं सत्य सत्य पर। तो सत्य सत्य में आप लोगों का पहला वाला क्या है कि आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के प्रसिद्धि के स्तंभ है। जी हाँ, ये सत्य हो जाएगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप लोगों को सत्य मिलेगा। तीसरे और पांचवें को छोड़कर बाकी सब सत्य हैं। चलिए तीसरा और पांचवा ही देख लेते हैं कि भाव पल्लव को सार सापेक्ष भी कहते हैं। तो जी नहीं, भाव पल्लव को सार सापेक्ष नहीं कहते हैं। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। जी नहीं, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को सरल करके समझाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने, ये 3 हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF मिल जाएगी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं, व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में कोई लिमिट तो होती नहीं है, तो वहाँ पर आ जाइए आप लोग। वहाँ पर आप लोगों को पूरी फ़ोटो वगैरह मिल जाएंगी उनके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब आते हैं कृष्ण सोबती गुजरात चंपा ने कहा, तो आप लोगों की यहाँ पर इसका सेपरेट सॉल्यूशन है, ये रहा। ठीक है, कृष्ण सोबती गुजरात आ जाएंगे। चंपा ने कहा कलकत्ता पर बिजार गिरे, और राजभाषा हो जाएगी आप सभी की, राजभाषा हो जाएगी सरकारी कामकाज की भाषा।
और रोला 13 और 12 मात्राएं, और आप लोगों की डायरी आ जाएगी एनी फ्रैंक की डायरी का एक चैप्टर है, और राजस्थान की रजत भूमि आप लोगों की अनूप मिश्र, और नमक का दरोगा प्रेमचंद। तो यहाँ पर आप लोगों की पूरी मैचिंग हो चुकी है। अब आ जाते हैं आप लोगों के निम्नलिखित प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर देने। 7 नंबर का आएगा। तो अब आप लोग सीधे सीधे देख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल देखिए 8 भाई बहन और 2 माता पिता, तो कुल 10 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है। एंड अब आता है आप लोगों का नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि थे? तो वो है शून्यवाद के कवि। कौन से? शून्यवाद के कवि। ओके। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का पेड़ किसके लिए बनवाया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग, सॉरी, तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को कहते हैं संवाद। ठीक है, संवाद। यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को संवाद होगा। तीसरे वाले में संवाद लिख लीजिए, संवाद। ठीक है, संवाद होगा। ओके। और लोहे का पेड़ किसके लिए लगाया जाता है? तो सजावट के लिए। और पटकथा का मूल इकाई क्या है? तो यहाँ पर पटकथा की मूल इकाई हो जाएगा दृश्य। ठीक है, पटकथा का मूल इकाई हो जाएगा दृश्य। एंड यहाँ पर आएगा आप लोगों का कि आलो अधारी किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का, बंगाली मत लिख दीजिएगा दोस्तों, बांग्ला भाषा आएगा। ठीक है। एंड बांग्ला भाषा का आएगा, और इसकी परिभाषा करनी है संकलन क्या है? तो इसकी परिभाषा करनी है, तो नाटक और एकांकी के क्षेत्र के 3 नाटक अन्य तो काल और स्थान तथा कार्य के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है ये। ठीक है, आप लोगों का ये प्रयुक्त परिभाषित शब्द है। अब आ जाते हैं आप लोगों के हम 2 नंबर वाले सवाल पे, कि मतलब 2 नंबर के जो सवाल आते हैं उन पर आ जाते हैं। ठीक है। तो भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखनी है। तो भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं क्या हो जाएंगी आप लोगों की? कि इस युग की प्रमुख विशेषताएं क्या आ जाएंगी? कि समाज सुधारक एवं संस्कृति पुनर्निर्माण की दृष्टि से निबंध लिखे, खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग, और विषय वस्तु की व्यक्ति ढंग से प्रभावी शैली से प्रयुक्त करने पर बल दिया गया। ओके। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? मीरा के पदों के आधार पर हमें उत्तर लिखना है। 2 नंबर का सवाल है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा कि लोक लाज खोने का यह अभिप्राय है कि समाज की अपनी और एक मर्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति इस मर्यादा के विपरीत कार्य करता है तो उसकी इस मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात की जाती है। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विभस्त रस की परिभाषा और उदाहरण सहित देना है, और मुक्तक काव्य और खंड काव्य का अर्थ लिखना है। ठीक है, मुक्तक काव्य और खंड काव्य का अर्थ या विभस्त रस की परिभाषा। तो ये रहा आप लोगों का विभस्त रस, कि सहृदय के हृदय में उपस्थित जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता है तब वह विभस्त रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ये उदाहरण रहा कि अंतन की ताल बाजी, खाल की मृदंग बाजी, खोपड़ी की ताल पशुपाल के आखर में। ठीक है, तो ये इस पंक्ति को पढ़ने में घृणा की भावना आ रही है, इतना तो सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। 2 नंबर में आएगा ये सवाल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आप लोगों की बहुत मेहनत कर रहे हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, तो आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जब उपमेय और उपमान के साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाए जाए वहाँ दृष्टिगोचर अलंकार है। उदाहरण के लिए, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालने लगे, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालने लगे। ये हो जाएगा आप लोगों का एक उदाहरण। ठीक है, ठीक है, दृष्टांत अलंकार का, सॉरी। ठीक है, अब आता है मियां नसरुद्दीन की कौन कौन सी 2 बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। एंड ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आप लोगों से। तो अब आप लोगों को इसका बता देते हैं आंसर,
तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि मियां नसरुद्दीन की निम्न बातें हमें अच्छी लगती हैं। वे कौन कौन सी है कि वे काम को महत्व देते हैं और वे हर बात को उत्तर पूर्व जो हर बात का उत्तर होता है वो पूर्ण आत्मविश्वास से देते हैं। वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते, मतलब कि उनके जो नौकर रहते हैं उनका शोषण नहीं करते। वे 56 तरह की रोटियां बनाने में मसीहा हैं। ओके, वे 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं। 11वां वाला आता है कि आलोचन एवं अर्थ की दो विशेषताएं बतानी है, या रिपोर्टार्ज से क्या आशा है, रिपोर्टार्ज की दो विशेषताएं लिखिए। तो 2 नंबर का सवाल आता है, तो रिपोर्टार्ज करते हैं क्योंकि रिपोर्टार्ज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड चलिए देख लेते हैं। रिपोर्टार्ज लेखन की किसी घटना का सूक्ष्मतम एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन करता है। इसकी शैली चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक होती है। और रिपोर्टार्ज हिंदी का ही नहीं पश्चात साहित्य का भी नवीनतम विधि है, मतलब वेस्टर्न कल्चर का भी ये एक नवीनतम विधि है। और इसका जन्म जो है साहित्य के पत्रिका के संयोग से हुआ है। इसका जन्म जो है संयोग से हुआ है। ओके, इसको याद रखिएगा, इसका जन्म जो हुआ संयोग से हुआ, मतलब गलती से कि ओके। फिर आता है आप लोगों का राष्ट्रभाषा से अभिप्राय क्या है, 2 नंबर में आएगा आप लोगों का सवाल। और तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो राष्ट्रभाषा देखते हैं, राष्ट्रभाषा का सॉल्यूशन है हमारे यहाँ। तो राष्ट्रभाषा की क्या हो जाएगी परिभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में या ज़्यादातर संख्या द्वारा बोली और समझी जाती है। यह भाषा देश की प्रतिनिधित्व करती है, यही जो रहती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। एंड जो है इस वीडियो में 12 तक ही आप लोगों का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को तो जल्दी से जल्दी 43,000 सब्सक्राइबर करवा दो आप लोग जल्दी से, और हम नेक्स्ट सॉल्यूशन लाने की और जल्दी करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।